एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। टैक्टिकल रिट्रीट इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है इजराइल में होने वाले प्रोटेस्ट पे। क्यों वहाँ के लोग, एक बहुत ही डेवलप्ड इकॉनमी है वहाँ की, सब चीज़ें अच्छी हैं, बावजूद इसके वहाँ के लोग अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करेंगे आर्टिकल को। इंटरेस्टिंग है। अपना क्विज़ देख लो फटाफट से, अच्छे से चीज़ों को पढ़ो। कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, वोकैब, हर चीज़ को आपको कवर करते हुए चलना है। इस क्विज़ के सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी टैक्टिकल रिट्रीट। देखिए इस रिट्रीट नाम के वर्ड को, इसका मतलब होता है पीछे हटना किसी चीज़ से, और तब पीछे हटना जब आपको बहुत प्रेशर फील हो रहा हो, जब आपको हार का डर सता रहा हो। अगर फौजी मैदान में उसको लगे कि भाई अब तो मेरी जान चली जाएगी और ये जंग भी मैं हार चुका हूँ या मेरी टीम हार चुकी है, तो वो फौजी जब पीछे हटता है ना, उसको बोलते हैं रिट्रीट करना। टैक्टिकल का मतलब होता है जी किसी चीज़ को टैक्टिक्स के हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से या डिप्लोमेसी के हिसाब से करना। रणनीतिक भी इसको बोल सकते हैं। कह रहा है जी एक रणनीतिक सी रिट्रीट हुई है इजराइल में वहाँ के पीएम के द्वारा। वैसे तो वो अड़े हुए थे, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरे हिसाब से सब करूंगा, लेकिन आखिरकार मजबूर होकर के उन्होंने रिट्रीट किया है, विड्रॉल किया है, थोड़ा सा वो पीछे हटे हैं अपने लोगों के सामने से। और ये टैक्टिकल दिख रहा है, ये परमानेंट सा नहीं है, एक रणनीतिक सा उनका मूव है। चलिए अब आगे पूरा मामला देखते हैं हुआ क्या। कह रहा है इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कैन नॉट डिलीवर ऑन हिज एजेंडा विदाउट एलिनेटिंग लार्ज सेक्शंस। कह रहा है इजराइल के जो पीएम है मिस्टर नेतन्याहू, काफ़ी मशहूर है दुनिया में। कह रहा है नेतन्याहू साहब जो है ना, वो डिलीवर ऑन नहीं कर सकते हैं, वो पूरा नहीं कर सकते हैं। डिलीवर ऑन करना, किसी चीज़ को कह करके उसकी डिलीवरी देना, जो आपने कहा है उसको करके दिखाना। कह रहा है इजराइल के पीएम जो हैं डिलीवर ऑन नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे अपने एजेंडा को। और कैसे? बिना एलिनेट किए, बिना नाराज किए समाज के बड़े वर्गों को, लार्ज सेक्शंस को। तो इजरायली पीएम नेतन्याहू का कुछ एजेंडा है, वहाँ के संविधान में चेंज चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि उनकी कोर्ट्स और जुडिशरी कमज़ोर हो जाए और सरकार के कहने पे जैसा सरकार चाहती हो वैसा डिसीजन दे। लेकिन इजरायली समाज इसके खिलाफ है, तो इस एजेंडा को पूरा करने के चक्कर में इजरायली समाज को वो नाराज़ करने वाले हैं, एलिनेट करने वाले हैं। नेतन्याहू की वो है कैन नॉट डिलीवर ऑन। डिलीवर ऑन करना, किसी चीज़ पे खरा उतरना, किसी काम पे जो आपने बोल दिया उसको करके दिखाना, है ना। इसको आप फुलफिल करना, अचीव करना, अकॉम्प्लिश करना भी बोल सकते हैं। एलिनेट करना आप जानते हैं, किसी आदमी को नाराज कर देना, एलियन बना देना, अपने से दूर कर देना, स्ट्रेंज करना, कट ऑफ करना, एलिनेट के सिनोनिम्स है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे मोटे मोटे वर्ड्स जो हैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ, एलिनेट, डिलीवर ऑन, है ना, ताकि इस आर्टिकल को आप स्मूथली पढ़ सकें। एक लाइक और एक शेयर जरूर दें इस क्लास को। कोशिश मेरी तो यही रहती है कि ऐसी क्लास आपको ला के दी जाए जिससे आपकी 3-4 घंटे की पढ़ाई हो जाए आधे पौने घंटे में, है ना, चीज़ें आपको इस तरह से कंपाइल्ड मिले। जरूर से लाइक शेयर दे करके इस क्लास को रीच दिलवाएं। जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईटी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए वो कैब शीट है अपनी, 6 वर्ड्स आज अपने पास, 5 ही हैं, एलिनेट से लेकर के एनार्किस्ट तक। एलिनेट वर्ड बहुत बार आ चुका है, सभी को आना भी चाहिए। किसी आदमी को एलियन बना देना। एलियन मतलब अपने से अलग, अपने से स्ट्रेंजर। एलियन का मतलब सिर्फ यही नहीं है जो मंगल ग्रह से आएगा। एलियन का मतलब वो चीज़ है जो आपके लिए लोकल नहीं है, जिसको आप जानते नहीं हैं। जैसे अमेरिका से कोई आके इंडिया में आएगा तो वो हमारे लिए एलियन है ना, क्योंकि हम उसको नहीं जानते हैं, उसके तौर तरीकों से हम वाकिफ़ नहीं हैं। तो एलिनेट करना, किसी आदमी को एलियन या अपने से स्ट्रेंजर बना देना या अपने से दूर कर देना, जो पहले आपका दोस्त था उसको नाराज कर देना। डिसएग्रीमेंट्स कैन एलिनेट
टीनेजर्स फ्रॉम देयर फैमिलीज। छोटे मोटे विवाद जो हैं, डिसएग्रीमेंट्स जो हैं, वो एलिनेट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं टीनेजर्स को अपने परिवारों से, अपनी फैमिली से। स्ट्रेंज इसका सिनोनिम है, एंटोनिम होता है स्पाउस। स्पाउस के अंदर आप किसी आदमी को अपना स्पाउस बना लेते हैं, यानी कि उसको अपना दोस्त बना लेते हैं। एलिनेट में तो दोस्त को दुश्मन बना लिया, यहाँ पे दुश्मन को दोस्त बना लिया। तो स्पाउस को आप जो है इसका एंटोनिम बना के रख सकते हैं। अगला वर्ड है टेक्टोनिक। देखिए अर्थ जो है ना, अर्थ, इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? जिस पे सारे जो ये कॉन्टिनेंट टिके हुए हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, है ना, अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ, अंटार्कटिका। ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं एक दूसरे के अंदर घुसती जा रही हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो भूकंप भी आते हैं, जैसे अभी भी सीरिया और जो है टर्की में आया। तो टेक्टोनिक आप समझ गए ना, जिस चीज़ के ऊपर पूरी अर्थ टिकी हुई है वो है टेक्टोनिक। अब मुझे बताओ, जब ये टेक्टोनिक मूवमेंट होती है अर्थ में तो क्या होता है? भूकंप आते हैं। मतलब एक्सट्रीम चीज़ों को टेक्टोनिक वर्ड से जोड़ा गया है। टेक्टोनिक मूवमेंट होगी, टेक्टोनिक डिस्ट्रक्शन होगा, टेक्टोनिक क्राइसिस आएगा। समझ पा रहे हो ना? अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स पे, जिनके ऊपर पूरी अर्थ टिकी हुई है, अगर उसमें कुछ मूवमेंट आती है तो वो बहुत एक्सट्रीम मूवमेंट होती है, बड़ी तबाही होती है उससे। इसीलिए टेक्टोनिक एडजेक्टिव का मतलब है समथिंग एक्सट्रीम इन नेचर। आफ्टर द इंसिडेंट देयर वॉज अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन हर एटीट्यूड। इस घटना के बाद उसके एटीट्यूड में एक एक्सट्रीम सा शिफ्ट आया, टेक्टोनिक बदलाव आया। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम, बहुत बड़ी चीज़ के लिए टेक्टोनिक वर्ड को यूज़ करें। इसको रेडिकल, फंडामेंटल, ड्रामेटिक भी बोलते हैं। आज टेक्टोनिक वर्ड नहीं, लेकिन रेडिकल वर्ड आर्टिकल में देखेंगे आप। चलिए अगला वर्ड है नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब होता है एक स्टोरी या एक कहानी। और कैसी कहानी? जो आपके हिसाब से सही हो सकता है वो गलत हो। आपके मार्क्स आने थे 80%, आपने वादा किया था, आए आपके 50%। तो आपको एक नैरेटिव बनाना पड़ेगा कि मेरे 50% मार्क्स क्यों आए हैं। हो सकता है ये स्टोरी सच हो सकता है ये झूठ हो। इसी तरीके से हर आदमी अपनी सहूलियत के हिसाब से एक नैरेटिव बनाता है। उस सहूलियत वाली स्टोरी को बोलते हैं अंग्रेजी में नैरेटिव। ठीक है, स्टोरी को। रशियाज नैरेटिव टू जस्टिफाई इट्स अटैक ऑन यूक्रेन हैज़ बीन दैट द प्रेजेंस ऑफ नेटो ऑन इट्स बॉर्डर्स वॉज एन अटैक ऑन रशियाज सोवेरेनिटी। रशिया की कहानी, रशिया की स्टोरी जस्टिफाई करने के लिए, सही ठहराने के लिए इसके हमले को, अटैक को यूक्रेन के ऊपर, वो ये रही है दैट, वो ये कि नेटो की जो मौजूदगी थी इसके बॉर्डर्स पे, वो एक अटैक थी रशिया की संप्रभुता पे, रशिया की सोवरेनिटी पे। तो ये नैरेटिव रशिया जो है पुश करता है कि हमने यूक्रेन पे इसलिए हमला किया। आज ये वर्ड नैरेटिव जो है आर्टिकल में देखेंगे, स्टोरी टेल या सागा के लिए यूज होता है। याद रखना ये वो स्टोरी है जो आपने अपनी सहूलियत के लिए बनाई हुई है। कंसंट्रेट, किसी चीज़ पे फोकस करना, कंसंट्रेट करना। दूसरा कंसंट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को गैदर करना या यूनाइट करना। दोनों ही मीनिंग ये वर्ड रखता है। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक मेड इट डिफिकल्ट फॉर मी टू कंसंट्रेट। ट्रैफिक के नॉइज ने बहुत मुश्किल बना दिया मेरे लिए फोकस करना, कंसंट्रेट करना। और दूसरा वाला मीनिंग देखो, द कंपनी इज प्लानिंग टू कंसंट्रेट इट्स सेवरल ब्रांचेस इनटू वन सब्सिडरी ऑफिस। कंपनी प्लान कर रही है कि वो इकट्ठा करेगी, गैदर या यूनाइट करेगी अपने कई ब्रांचेस को एक ही सब्सिडरी ऑफिस के अंदर। तो इकट्ठा करने वाला सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे इस वर्ड का, और जो होता है कंसोलिडेट करना। ठीक है, चीज़ों को जब इकट्ठा करते हो ना तो आप कंसोलिडेट करते हो, तो कंसोलिडेट नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा। चलिए लास्ट वर्ड है आज का, एनार्किस्ट। ये वर्ड सभी जानते होंगे। अराजकतावादी, ऐसा आदमी जिसको एनार्की या लॉलेसनेस बहुत पसंद हो, जो सरकार, पुलिस, कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स के खिलाफ हो। एन एनार्किस्ट इज अ पर्सन हु सीज पीस एंड फुलफिलमेंट इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट डिसऑर्डर। एक एनार्किस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो शांति और फुलफिलमेंट को देखता है या महसूस करता है उस अवस्था में, जो अवस्था है पूरे तरीके से अराजकता की, डिसऑर्डर की, जो है लॉलेसनेस की। ठीक है, तो एनार्किस्ट वर्ड आर्टिकल में आएगा। इसको निहिलिस्ट या रिबेल भी बोलते हैं। निहिलिस्ट एक थोड़ा एडवांस वर्ड है, याद रख सको तो। चलिए आर्टिकल पे बढ़ते हैं। एक समरी आपको देंगे किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ आपको पता लगे। देखिए समरी ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के पीएम, जो कि फार राइट हैं अपनी ओरिएंटेशन में। राइट विंग आप समझते हैं ना, जो मेजोरिटी के साथ हो, जो धर्म के साथ हो, जो बदलाव के खिलाफ हो, जो दकियानुसी बातों में और पुरानी प्रथाओं में बिलीव करता हो। तो नेतन्याहू भी उसी तरह के हैं और इनकी पार्टी भी वैसी है। और इनकी पार्टी ने एक धुन पकड़ ली है कि इजराइल में एक जायनिस्ट स्टेट बनाएंगे, रिलीजन को यानी जूइज्म को सबसे ज़्यादा जो है अच्छी स्टेट में रखेंगे ना, मजबूत स्टेट में रखेंगे। और इसके लिए ये वहाँ की सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर बनाने में तुले हैं, अपने संविधान में परिवर्तन करके, बदलाव लाके।
लेकिन इनके ये कानून जो है इजराइल के लोगों को जो है समझ नहीं आए और उन्होंने शुरू कर दिए प्रोटेस्ट। शुरू में तो ये लड़ते रहे लोगों से भी, अल्टीमेटली लोगों के सामने इनको घुटने टेकने पड़े। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि नेतन्याहू ने अभी तो ये कानून वापस ले लिया है, लेकिन अभी भी देख करके लग रहा है कि ये टैक्टिकल से रिट्रीट है, फिर से 2-4-6 महीने बाद मौका पड़ने पे ये कानून फिर से लाएंगे। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसा करेंगे ना, समाज को नाराज करके ही इन कानूनों को पास करवाएंगे। तो अगर चाहें तो ये ड्रॉप कर सकते हैं इस कानून के प्रपोजल को। चलिए, आज की टोन है सजेस्ट कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को। अब करते हैं आर्टिकल को शुरू। कह रहा है जी, व्हेन बेंजामिन नेतन्याहू began his current term as Israel Prime Minister in December last year, he identified 4 main goals for the country's 37th government. कह रहा है जब नेतन्याहू ने शुरू किया, बिगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे पास्ट टेंस में। कह रहे जब उन्होंने शुरू किया अपनी करंट टर्म को, अभी हाल की जो टर्म है, कार्यकाल है, और कैसे इजराइल के पीएम के तौर पे पिछले साल के दिसंबर में। कह रहे जब ऐसा हुआ था ना, तब उन्होंने आइडेंटिफाई किया था 4 मुख्य गोल्स, 4 जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स अपनी 37वीं सरकार के लिए इजराइल में। अब वो क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? ब्लॉक ईरान, रिस्टोर इजराइल सिक्योरिटी इन गवर्नेंस, डील विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रॉब्लम एंड एक्सपेंड द सर्कल ऑफ पीस विद अरब्स। तो ये 4 इनके गोल्स ये थे कि रिस्टोर करेंगे इजराइल के सिक्योरिटी और गवर्नेंस को, रिस्टोर करना, बहाल करना, पुरानी अवस्था में लाना। तो बहाल करेंगे वहाँ की सिक्योरिटी और गवर्नेंस को, ईरान को ब्लॉक करेंगे, ईरान के पीछे पड़ जाएंगे, ईरान को डोमिनेट करेंगे। डील विद करेंगे, निपटेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम से जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग की। इजराइल में चीज़ें महंगी हो रही है, लोगों को रहने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है ना, तो इस डील विद करेंगे इस प्रॉब्लम से। और चौथा, सर्कल ऑफ पीस को एक्सपेंड करेंगे, शांति के दायरे को बड़ा करेंगे अरब कंट्रीज़ के साथ में, कतर, यूएई और इस तरह की सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़ के साथ में। सिंपल सेंटेंस है, 4 वादे बताए गए हैं नेतन्याहू के। नेतन्याहू आपका सब्जेक्ट है, बिगेन इसकी वर्ब है, ही नेतन्याहू के लिए आया, आइडेंटिफाइड इसकी वर्ब है। चारों चीज़ें ये थी, ब्लॉक ईरान, रिस्टोर, डील विद और एक्सपेंड। एक्चुअल में कोई वर्ब्स नहीं है, ये वर्ब्स ना होकर के एक्चुअल में है नाउन्स, ठीक है, इन्फिनेटिव्स है। ये 4 इनके वादे थे कि टू ब्लॉक ईरान, टू डील विद जो क्राइसिस, टू रिस्टोर जो इजराइल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, एंड टू एक्सपैंड द सर्कल ऑफ पीस। तो ये चारों इन्फिनेटिव्स हैं। चलिए, अच्छा एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछ लेता हूँ और कॉन्सेप्ट भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म की जगह अगर यहाँ पे हैज़ बिगन लिख दूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूँ, बिगिन, बिगेन, बिगन, है ना, V3, तो क्या ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्या? वर्ब की सेकेंड फॉर्म की जगह यहाँ पे हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लगा दूं, तो क्या ये सेंटेंस गलत हो जाएगा? देखो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस में आपको टाइम दिया गया एक्शन का और टाइम दिया गया है पास्ट का, दिसंबर लास्ट ईयर। तो अगर आपको पास्ट का टाइम किसी सेंटेंस में मिल जाए, चाहे इसमें लास्ट आवर ही लिखा हो, चाहे लास्ट मिनट ही लिखा हो, है ना, चाहे 2 मिनट्स अगो लिखा हो, चाहे 10 सेकेंड्स अगो लिखा हो, बात वो नहीं है कि कितने पास्ट की बात हो रही है। अगर आपको टाइम का रेफरेंस मिल जाए सेंटेंस में पास्ट के, तो उससे ये इंडिकेट होगा कि एक्शन को अब चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो वक्त जाना था वो तो चला गया। और जिस एक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता, उस एक्शन को कभी भी प्रेजेंट टेंस में नहीं लिखा जा सकता। तो इन अदर वर्ड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्शन का टाइम निकल चुका है, दैट इज दिसंबर लास्ट ईयर। आगे बात समझ में? इसलिए हैज़ V3 गलत है, यहाँ पे V2 ही लग सकता है। तो याद रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, पास्ट का टाइम दिया गया हो तो प्रेजेंट टेंस का कोई भी कनेक्शन उस सेंटेंस में नहीं होगा। चलिए, आज के क्विज में देखेंगे इसको। कह रहा है बट इन द पास्ट 4 months हिज गवर्नमेंट सिंगल माइंडेड फोकस वॉज ऑन प्रेसिंग इट्स जुडिशियल ओवरहॉल बिल्स इन द नेसेट, ट्रिगरिंग अनप्रेसिडेंटेड प्रोटेस्ट। कह रहे लेकिन इन 4 वादों को वो गए भूल। जब से वो सत्ता में बैठे हैं, 4 पिछले महीनों में उनकी सरकार का सिंगल माइंडेड फोकस जो था वो था पास करना इसकी जुडिशियल ओवरहॉल बिल्स को, पास करना ऐसे कानूनों को जो वहाँ की जुडिशरी को ओवरहॉल करेंगे, रिबिल्ड करेंगे, वहाँ की जुडिशरी को अपने हिसाब से नया जो है पुनर्निर्माण करेंगे, है ना, ओवरहोल्ड करना, रिबिल्ड करना। और कहाँ पे पास करना इन बिल्स को? ये बिल्स पास करेंगे अपनी पार्लियामेंट में, जिसको बोला जाता है नेसेट, है ना, इजराइल में बोला जाता है नेसेट। और ये सब काम कैसे हुआ? ये सारा काम हुआ ट्रिगर करते हुए
इस टाइप के प्रोटेस्ट को जो अनप्रेसिडेंटेड हैं, जिनकी कोई मिसाल नहीं है। अनप्रेसिडेंटेड, जिनका कोई प्रेसिडेंट या मिसाल ना हो, अभूतपूर्व बोलते हैं हिंदी में, अनपैरेलल्ड या अनमैच्ड, है ना। तो सारा कुछ भूल के अपने वादे ये इन चीज़ों पे लग गए हैं पिछले 4 महीनों से, और इस वजह से इजराइल में बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। चलिए, फोकस की वर्ब है वॉज। फोकस की वर्ब है वॉज। ओवरहोल मतलब पुनर्निर्माण, रीबिल्डिंग, किसी चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करना, रिस्टोर करना, है ना। अनप्रेसिडेंटेड आप देख चुके हैं। अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड सभी इसके सिनोनिम है। ऐसी चीज़ जो पहले ना हुई हो, जिसका कोई प्रेसिडेंट ना हो। करें इनिशियली मिस्टर नेतन्याहू whose coalition has a comfortable majority by Israeli standard in parliament war to press ahead। कह रहे जब ये प्रोटेस्ट होने लगे तो शुरुआत में तो मिस्टर नेतन्याहू जो है ना, जिनके गठबंधन के पास एक कंफर्टेबल मेजोरिटी है, अगर उस मेजोरिटी को इजरायली स्टैंडर्ड से देखें, हो सकता है इंडियन स्टैंडर्ड से वो कंफर्टेबल ना हो सकता है यूएस के स्टैंडर्ड से कंफर्टेबल ना हो, लेकिन इनके पास मेजोरिटी है इजराइल के स्टैंडर्ड से अगर देखा जाए तो, वहाँ की नेसेट यानी पार्लियामेंट में। कह रहा है इनिशियली इन्होंने क्या किया, इनिशियली इन्होंने वो किया, कसम खाई, प्रॉमिस किया, प्रण लिया, संकल्प लिया, और क्या करने का, आगे बढ़ते रहने का, प्रेस अहेड करने का। प्रेस अहेड का मतलब होता है किसी चीज़ में प्रोग्रेस करना, बावजूद आपको डिफिकल्टीज आ रही हो, मुश्किलें आ रही हो, है ना। बस प्रेस करके, दबाव देके आगे बढ़ते रहते हैं, प्रोग्रेस को मेक करते रहते हैं। चलिए, मिस्टर नेतन्याहू की वर्ब है वॉर्ड। वो का मतलब होता है कसम खाना, संकल्प लेना, सेकंड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे। कोलिशन की वर्ब है हैज। कह रहा है जी एज प्रोटेस्ट ग्रू रिबेलियन ब्रोक आउट। कह रहा है जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़े, ग्रो किए, अगेन V2 लगी हुई है यहाँ, एक रिबेलियन ब्रोक आउट कर गया, एक जो है बगावत सी वहाँ पे शुरू हो गई। रिबेलियन मतलब म्यूटनी, बगावत, रिवोल्यूशन, और ब्रेक आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का अचानक से शुरू हो जाना, है ना, किसी नेगेटिव चीज़ का। तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म लगी हुई है ब्रेकआउट की, ब्रोकआउट, और इसकी प्रोटेस्ट के लिए लिखा हुआ है ग्रू। सिंपल सेंटेंस है ना, समझ में आ रहा है। प्रोटेस्ट बढ़ते गए और वहाँ पे बगावत होने लगी। कह रहे ही फायर्ड हिज डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट आफ्टर ही कॉल्ड फॉर ए डिले इन पासिंग द बिल्स साइडिंग्स नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। कह रहा है इन्होंने फिर फायर भी कर दिया, नौकरी से भी निकाल दिया अपने डिफेंस मिनिस्टर को, जिनका नाम था योआव गैलेंट। और कब, जब उन्होंने मांग की, इनके डिफेंस मिनिस्टर ने कॉल फॉर किया एक डिले के लिए, एक देरी के लिए बिलों को पास करने में, और कैसे, साइड करते हुए नेशनल सिक्योरिटी के रिस्क को, सबको दिखाते हुए या हवाला देते हुए देश की सुरक्षा के जोखिम को। तो डिफेंस मिनिस्टर ने बोला होगा ये बिल्स मत लाओ, देश की सुरक्षा जो है खतरे में आ जाएंगी, तो डिफेंस मिनिस्टर को उनकी पोस्ट से हटा दिया। कह रहा बट द क्राइसिस हैड ऑलरेडी ग्रोन आउट ऑफ हिज हैंड्स। कह रहा है लेकिन ये क्राइसिस पहले से ग्रो आउट ऑफ कर चुका था, निकल चुका था इनके हाथों से, ग्रोन आउट ऑफ हैंड्स कर चुका था। आगे बात समझ में, कहानी सी है ना। ही की वर्ब है फायर्ड, ही आया नेतन्याहू के लिए, यहाँ पे ही की वर्ब है कॉल्ड फॉर, और ही आया इनके डिफेंस मिनिस्टर के लिए। डिफेंस मिनिस्टर ने कॉल फॉर किया, कॉल फॉर करना, डिमांड करना, किसी चीज़ की मांग रखना। क्राइसिस की वर्ब है हैड ग्रोन। कह रहा ऑन मंडे अमिड प्रोटेस्ट एंड पैरालाइजिंग जनरल स्ट्राइक द PM announced the suspension of the bills, not wanting to push Israel into a civil war। कह रहे फिर लास्ट में ये जब लाइन पे आए डिफेंस मिनिस्टर को फायर करने के बाद, तो हुआ क्या, सोमवार को प्रोटेस्ट के चलते हुए, अमिड प्रोटेस्ट और एक पैरालाइजिंग जनरल स्ट्राइक के चलते हुए, एक ऐसी जनरल स्ट्राइक जो अपाइज बना रही है जो है इजराइल को। कह रहे इन दोनों के बीचों बीच वहाँ के PM ने, नेतन्याहू ने अनाउंस कर दिया सस्पेंड कर रहे हैं वो इन बिल्स को, अब वो आगे इन बिल्स को पास नहीं करवाएंगे। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं हैं धक्का देना इजराइल को एक गृह युद्ध में, सिविल वॉर में। तो अल्टीमेटली इनको बात माननी पड़ी अपने डिफेंस मिनिस्टर की, जिसको इन्होंने फायर किया था। PM की वर्ब है अनाउंस्ड, पुश इनटू सिविल वॉर, गृह युद्ध में धकेलना, सस्पेंशन किसी चीज़ को ठंडे बस्ते में डालना, परमानेंटली या टेम्परेरीली, है ना। तो इन्होंने सस्पेंड कर दिया बिल्स को, शायद परमानेंटली किया हो सकता है ये फिर से लाने की कोशिश करें। कह रहे जी अर्लियर आइटमार बेन ग्विर नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैड वांट द PM अगेंस्ट सरेंडरिंग टू द एनार्किस्ट एंड थ्रेटन टू कुट द कोलिशन इफ ही डिड सो। अब ये आगे आपको बता रहा है इतने दबाव में क्यों है नेतन्याहू। कह रहे जी इससे पहले इनके जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं इतमार बेन ग्विर, जो क्या वार्न कर चुके थे इनको, जो इनको चेतावनी दे चुके थे, और किनको, प्राइम मिनिस्टर को। और किस चीज़ के खिलाफ चेतावनी थी, सरेंडर करने के खिलाफ, घुटने टेकने के खिलाफ, एनार्किस्ट लोगों के, अराजकतावादी लोगों के।
तो इनकी पार्टी के एक दूसरे नेता उन्होंने बोला था कि आप जो है ना, ये जो पब्लिक गुस्सा कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, ये सब एनार्किस्ट हैं, इनके खिलाफ आपको घुटने नहीं टेकने हैं, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, कहीं टेक मत देना। और क्या किया इन्होंने साथ में, और इन्होंने थ्रेटन भी कर दिया, धमकी भी दे दी क्विट करने की इनके गठबंधन को, अगर ये ऐसा करते हैं, इफ ही डिड सो। ठीक है, तो सारा जो है ना इनका चक्कर जो है नेतन्याहू का, वो है पॉलिटिकल प्रेशर। इनकी पार्टी के लोग इनको पॉलिटिकली प्रेशराइज कर रहे हैं, राइट विंग वाली पार्टी है इनकी, कि आप इन बिल्स को लाओ। इस चक्कर में ये बिल्स ला करके बैठे हैं। इतमार बेन गवीर की वर्ब है हैड वांट, दूसरी वर्ब है थ्रेटन्ड, और तीसरी वर्ब है ही की डिड, है ना, ही डिड, ही आया है इनके लिए, नेतन्याहू के लिए। चलिए, एनार्किस्ट आप देख चुके हैं। एनार्किस्ट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो एनार्की को या लॉलेसनेस को पसंद करे, अराजकतावादी हो, जिसको सरकार और जो कानून है उनमें बिल्कुल भी विश्वास ना हो, यकीन ना हो। चलिए, कह रहा है बट मिस्टर नेतन्याहू हैज़ मैनेज्ड टू कीप हिज कोलिशन टुगेदर फॉर नाउ। कह रहा है लेकिन इन धमकियों के बाद भी और इन बिल को सस्पेंड करने के बाद भी नेतन्याहू जो हैं उन्होंने मैनेज कर लिया जैसे तैसे अपने कोलिशन को बनाए रखने का, गठबंधन को ना टूटने का, फॉर नाउ, अभी के लिए। तो गठबंधन इनका अभी भी अपनी जगह पे कायम है ना, कैसे भी करके मैनेज इन्होंने किया हुआ है। नेतन्याहू की वो है हैज़ मैनेज्ड। करेक्ट टू इंश्योर द सपोर्ट ऑफ बेन ग्विर अ जूइस्ट एक्सट्रीमिस्ट द कैबिनेट वुड ट्रांसफर द नेशनल गार्ड टू हिज मिनिस्ट्री। अब करें इस बेन ग्वीर नाम के आदमी को मनाने के लिए, इंश्योर करने के लिए इसके सपोर्ट को, जो कि एक जूइश एक्सट्रीमिस्ट है, जो कि एक जू कट्टर है, कट्टर जू है ना, एक्सट्रीमिस्ट समझते हैं ना, जिलेट, फैनेटिक, जिंगोइस्ट, कह रहे जो कि कट्टर जू भी है। कैबिनेट जो है इनकी जो मंत्रिमंडल है ट्रांसफर कर देगा इस नेशनल गार्ड नाम की पोस्ट को इनकी मिनिस्ट्री के तरफ। तो इनके सपोर्ट को बनाने के लिए इनको कैबिनेट जो है ट्रांसफर कर देगी इस इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री को, है ना, इनकी मिनिस्ट्री को इंपॉर्टेंट पोस्ट। चलिए, कैबिनेट की वर्ब है वुड ट्रांसफर। एक्सट्रीमिस्ट आप देख चुके हैं, कट्टरपंथी होता है फैनेटिक, जिलेट या जिंगोइस्ट। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आगे कह रहा है जी, मिस्टर नेतन्याहू हु फर्स्ट केम टू पावर इन 1996 डिफीटिंग शिमोन पेरेस हैज़ सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स। कह रहा नेतन्याहू जो हैं, जो पहली दफ़ा पावर में आए 1996 में, डिफीट करके इस बंदे को, शिमोन पेरेस को, ये देख चुके हैं बहुत उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स। हिंदी बोलते हैं उतार चढ़ाव, अंग्रेजी में अप्स एंड डाउन्स। नेतन्याहू की वर्ब है हैज़ सीन, हु की वर्ब है केम। कह रहे जी, येट द करंट क्राइसिस इज आर्ग्यूबली हिज टफेस्ट। कह रहे फिर भी जो करंट क्राइसिस है, जो अभी तूफान, आपदा, विपत्ति वहाँ चल रही है, वो आर्ग्यूबली उसका टफेस्ट है, सबसे ज़्यादा टफ वाला है। आर्ग्यूबली का मतलब होता है कन्विंसिंगली, ऐसी चीज़ जिसको आप आर्ग्यूमेंट के जरिए, दलील देके सिद्ध कर पाएँ, प्रूव कर पाएँ। समझ गए ना, आर्ग्यूबली टफेस्ट है तो मतलब हो सकता है आपको टफ ना लग रहा हो, लेकिन अगर आप लॉजिकली देखेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि ये टफेस्ट यही वाला है। क्राइसिस की वर्ब है इस। क्राइसिस आप जानते हैं, जिस वर्ड के पीछे आईएस आ जाए, कुछ खास वर्ड्स अंग्रेजी में जिनके पीछे आईएस आ जाए, उनका प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, पीछे ईएस लगाते हैं। क्राइसिस, बेसिस, एक्सिस, थीसिस, हाइपोथेसिस, पैरेंथेसिस, तो ये सारे वर्ड्स को ध्यान रखना, पीछे ईएस लग जाए तो प्लूरल, पीछे आईएस लग जाए तो सिंगुलर। आज के क्विज में पूछे गए हैं सारे वर्ड्स आपसे। कह रहा है मिस्टर नेतन्याहू हैज़ ओवरसीन a dramatic shift in Israel's policy towards extreme right। मिस्टर नेतन्याहू ने ओवरसी किया है, सुपरवाइज किया है, अपने सुपरविजन में, मॉनिटरिंग में रखा है एक बहुत बड़े बदलाव को इजराइल की पॉलिटिक में, इजराइल के पॉलिटिक्स में। और कहाँ है बदलाव, ये बदलाव है एक्सट्रीम राइट की तरफ, राइट विंग पार्टियों की तरफ। तो नेतन्याहू के अगुवाई में राइट विंग पार्टियों का इमर्ज होना जो है हुआ है इजराइल के अंदर, इन्होंने ओवरसी किया है इस पूरी इमर्जेंस को। नेतन्याहू की वर्ब है हैज़ ओवरसीन, ओवरसी करना, किसी चीज़ को मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना। ड्रामेटिक, टेक्टोनिक, याद है ना, बहुत ही बड़ा हो जो अपने आप में रेडिकली एक्सट्रीम हो, ड्रामेटिक या टेक्टोनिक कहलाता है। कह रहा है इट्स रिजल्ट द करंट गवर्नमेंट कंप्राइजिंग द राइट विंग लिक्विड रिलीजियस शैज एंड यूनाइटेड टोरा जुडिज्म एंड फार राइट रिलीजियस जाइनिस एंड ऑर्जमा यहूडिट पार्टीज। और कह रहे हैं इसका रिजल्ट ये है, इसका नतीजा ये है कि करंट सरकार जो है इन तीन चीज़ों से मिलकर बनी है, और तीनों चीज़ें राइट विंग है। वहाँ की राइट विंग पार्टी लिक्विड, एक रिलीजियस पार्टी है जो ये वाली, और फार राइट विंग पार्टी एक और है जिसका नाम है रिलीजियस जो है जाइनिस्ट एंड ऑर्जमा यहूडिट। तो सब कुछ वहाँ पे अभी फार राइट ही है, राइट विंग पॉलिटिक्स का जो है बोलबाला है इजराइल में। कोई सेंटेंस नहीं है ये, बस यहाँ पे बताया गया रिजल्ट है ना, कोई सब्जेक्ट वर्ब आपको अलग से नहीं मिलेगा।
कह रहा है जी द एक्सट्रीम राइट हैज़ लॉन्ग आर्ग्यूड दैट द जुडिशियल चेक्स एंड बैलेंसेज आर प्रिवेंटिंग द कंट्री फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स ट्रू जूइश आइडेंटिटी। कह रहे जो एक्सट्रीम राइट हैं, राइट विंग नेशनलिस्ट हैं वहाँ के, उन्होंने लंबे वक्त से आर्ग्यू किया है, ये दलील रखते आए हैं दैट वो ये कि जो वहाँ पे जुडिशियल चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, जो वहाँ की न्यायपालिका से जुड़े हुए जो फेल सेफ स्विच हैं, चेक्स एंड बैलेंसेज क्या होते हैं? ऐसे मेजर्स, ऐसे टूल्स या ऐसे नियम जो संतुलन को बनाए रखते हैं, है ना, गलत काम को होने नहीं देते, चेकिंग होती है उस पर और बैलेंस बना रहता है हर चीज़ का। जनरली ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के जरिए होता है। जुडिशरी की पावर्स जो हैं उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव जो है ओवरराइड नहीं कर पाता, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। तो वहाँ के राइट विंग वाले लोग यही बोल रहे हैं कि जुडिशियल जो चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो प्रिवेंट कर रही है इस देश को साकार करने से, रियलाइज करने से इसकी सही मायनों में जूइश आइडेंटिटी को। तो इजराइल जूइश स्टेट है, तो ये अपने आप को टोटली जूइश बनाना चाहते हैं, है ना, एकदम जूइश। तो ये काम जो है कर नहीं पा रहे वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की वजह से। राइट की वर्ब है हैज़ आर्ग्यूड, चेक्स एंड बैलेंसेस की वर्ब है आर प्रिवेंटिंग। अब देखो आगे क्या हुआ, कह रहे द प्लान जुडिशियल रिफॉर्म्स विच वुड गिव पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड पावर्स टू ओवरराइड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स आर ए पार्ट ऑफ दिस पुश। तो सेमी कोलम के बाद में एक नया क्लोज इन्होंने रखा है जो कि इस पहले वाले क्लोज से रिलेटेड है। तो वहाँ की पार्टीज ये चाहती हैं, और जो भी प्लान जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं जिनकी प्लानिंग हो चुकी है, जो भी लगाए जाने हैं, कह रहे जो कि दे देंगे पार्लियामेंट को इतना कंट्रोल, और किसके ऊपर? जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, जजों की नियुक्ति के ऊपर, और पावर्स भी दे देंगे कि ये ओवरराइड कर सकें, डोमिनेट कर सकें, अपने हिसाब से बदल सकें, रिवोक या रिजेक्ट कर सकें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को। कह रहे ये जो रिफॉर्म्स है ना इस टाइप के, ये तानाशाही रिफॉर्म्स एक हिस्सा हैं इसी पुश का, इसी जो है समझ गए ना, दबाव का, फार राइट का दबाव है। इसी वजह से रिफॉर्म्स आए हैं, क्योंकि फार राइट हमेशा से ये चाहता है इजराइल में कि कोर्ट को वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया जाए और इजराइल एक ट्रू जूइश स्टेट बने। रिफॉर्म्स की वर्ब है आर, विच की वर्ब है वुड गिव। ओवर राइड करना, किसी चीज़ के ऊपर बैठ के राइड करना, उस चीज़ को सुपरसीड कर देना, डोमिनेट करना। आ रही बात समझ में? आदमी बैठता ना घोड़े पे, घोड़ा थोड़ा ना बैठता आदमी पे, क्योंकि आदमी डोमिनेट करता है घोड़े को आदमी को घुमाना पड़ता है, आदमी की अगर इच्छा हो तो। वैसे अगर किसी चीज़ पे आप राइड कर रहेंगे तो उसकी सवारी आप करेंगे, आप उसको डोमिनेट करेंगे, जिस तरीके से इंसान घोड़ों के ऊपर बैठ के घोड़ों को डोमिनेट करता है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को ओवर राइड करना चाहते थे, समझ गए ना, रिजेक्ट रिवोक करने की पावर इनके पास हो। कह रहे मिस्टर नेतन्याहू एंड हिज अलाइज हैव बीन एबल टू कंट्रोल द नैरेटिव when it came to the occupation of Palestine और countering external threats। कह रहे नेतन्याहू और उनके जो अलाइज हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं, ये एबल रहे हैं, सक्षम रहे हैं कंट्रोल करने में नैरेटिव को, वहाँ की स्टोरी को। अब नैरेटिव कौन सी स्टोरी है? जो स्टोरी ये चलाना चाहते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो अपनी सहूलियत वाली स्टोरी को बनाने में, उसको कंट्रोल करके रखने में बड़े अच्छे से एबल रहे हैं ये लोग। और कब? ये स्टोरी तब जब बात हो, व्हेन इट केम टू, इंग्लिश में फ्रेज है व्हेन इट केम टू, जब बात हो। तो जब बात हो ऑक्यूपेशन की, कब्जे की पैलेस्टीन के ऊपर, या फिर काउंटर करने की, जवाब देने की बाहर से आने वाली थ्रेट्स को, पैलेस्टीन से, वेस्ट बैंक से या ईरान से। तो तब जब भी ऐसी बात होती है, जब भी ये खून खराबा करते हैं, तो वो खून खराबे का नैरेटिव ये कंट्रोल करते हैं। वहाँ की पब्लिक इनके नैरेटिव को कभी भी सवाल नहीं उठाती। कह रहा बट लेकिन their move to consolidate more power has triggered widespread resistance from different sections, including the defense establishment। कह रहा लेकिन जो उनकी ये हरकत है ना, कंसंट्रेट या कंसोलिडेट करने की पावर को, इकट्ठा करने की और ज़्यादा ताकतों को, कह रहा इसने ट्रिगर कर दिया है, इसने उकसा दिया है हर तरफ फैले हुए रेजिस्टेंस को, यानी प्रतिरोध को। और ये रेजिस्टेंस, अपोजिशन कहाँ से आ रहा है, प्रतिरोध कहाँ से आ रहा है? अलग अलग सेक्शन से समाज के, जिसमें शामिल है वहाँ की फौज, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट भी। तो जब भी इनको वेस्ट बैंक में, पैलेस्टीन में कुछ करना होता है तो कर देते हैं, और लोग इनको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज दीज पीपल सपोर्ट जो है कंट्रोल द नैरेटिव इन इजराइल। लेकिन इस बार ये नैरेटिव को सपोर्ट जो है कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि ये पावर को इकट्ठा करना चाह रहे थे और लोगों ने इनकी मंशा को भांप लिया। नेतन्याहू और अलाइज की वर्ब है हैव बिन, इट की वर्ब है केम टू, व्हेन इट कम्स टू उसकी सेकंड फॉर्म लगाई हुई है व्हेन इट केम टू। व्हेन इट कम्स टू मतलब जब बात हो किसी भी चीज़ की, है ना, कोई इंसान, कोई एक्शन, कोई पर्सन, जब भी किसी की बात हो। मूव की वर्ब है हैज़ ट्रिगर्ड, कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करना, स्ट्रेंथन करना,
ठीक है, गैदर करना। सिंपल ही है ना वर्ड्स, मुश्किल तो नहीं है कुछ ज़्यादा। रेजिस्टेंस समझते हैं ना, प्रतिरोध, अपोजिशन। कह रहे जी, बाय सस्पेंडिंग द बिल्स मिस्टर नेतन्याहू हैज़ ओनली डिलेड एंड नॉट रिजॉल्व द इम्पैक्ट ऑफ द क्राइसिस। कह रहे जी, सस्पेंड करके इन बिलों को, ठंडे बस्ते में डाल के इन कानूनों को नेतन्याहू साहब ने सिर्फ डिले किया है, सिर्फ देरी से देर आगे खिसकाया है, पोस्टपोन किया है, ना कि रिजॉल्व किया है, एड्रेस किया है इस क्राइसिस के इम्पैक्ट को, इस तूफान के असर को। तो सस्पेंड करने का मतलब ठंडा बस्ता में डाला है ना, कैंसिल तो किया नहीं। तो अभी सिर्फ इसने, आपने डिले कर दिया इस इम्पैक्ट को। आगे ये इम्पैक्ट फिर से आएगा जब इनको फिर से इन्वोक करोगे, बिलों को फिर से लगाने की कोशिश करोगे। नेतन्याहू की वर्ब है हैज़ डिलेड, दूसरी वर्ब है हैज़ रिजॉल्व्ड। कह रहा है जी, ही हैड प्रॉमिस्ड टू रिटर्न द बिल्स टू द नेसेट आफ्टर अ मंथ थ्रू कंसेंसस। कह रहा है वो प्रॉमिस कर चुके हैं, वो ऐसा वादा कर चुके हैं कि वो रिटर्न करेंगे इन बिलों को, ये लेकर के आएंगे इन कानूनों को वहाँ की पार्लियामेंट में, नेसेट जिसका नाम है। और कब? 1 महीने बाद। और किसके जरिए? कंसेंसस के जरिए, सबकी आम सहमति के जरिए। तो अभी इन्होंने यही बोला कि फिर से लाऊंगा तब देखेंगे। नेसेट आप समझते हैं, पार्लियामेंट को बोला जा रहा है। ही नेतन्याहू के लिए आया है, इसकी वर्ब है हैज़ प्रॉमिस्ड। सेंटेंस में कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया गया पास्ट का, इसलिए परफेक्ट टेंस लगा दिया प्रेजेंट में। अगर यहाँ पे लिखा होता ना यस्टरडे उन्होंने ऐसा कहा है, यस्टरडे लिखा होता तो फिर हैज़ प्रॉमिस नहीं, तो ही प्रॉमिस लिखना पड़ता, V2 का इस्तेमाल करना पड़ता। कंसेंसस आम सहमति, सबकी राय। यूनानिमिटी इसका सिनोनिम है, अग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टीज और इज कॉल्ड कंसेंसस। कह रहा है बट इट रिमेन्स अनक्लियर हाउ देयर विल बी नेशन वाइड कंसेंसस ऑन सच अ पोलराइजिंग इशू। कह रहा है ये चीज़ अभी भी अनक्लियर है, कैसे पूरे देश में नेशन वाइड कंसेंसस होगी। हाउ देयर विल बी अ नेशन वाइड कंसेंसस, और किस पे? ऐसे पोलराइजिंग इशू पे, ऐसे ध्रुवीकरण वाले इशू पे, सबको डिवाइड करने वाले इशू पे। और कौन सा? दैट हैज सीन इवन डिप्लोमेट्स ऑन स्ट्राइक। ये वही इशू है जिसने यहाँ तक कि देखा है इजराइल के डिप्लोमेट्स को भी स्ट्राइक पे, यानी कि हड़ताल पे। इंडिया में इजराइल का जो डिप्लोमेटिक मिशन है, वो डिप्लोमेट्स हड़ताल कर दिए थे इस पूरे मामले में, और अपना जो है शटर डाउन करके बैठ गए थे। तो जब डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया में ही स्ट्राइक करके बैठे हैं इनके खिलाफ, तो कैसे 1 महीने में कंसेंसस ऐसे मामले पे कोई देगा। इट की वर्ब है रिमेन्स, कंसेंसस की वर्ब है विल बी, देयर से क्लोज शुरू हुआ है, वर्ब के सब्जेक्ट को वर्ब के बाद में रखा गया है। दैट की वर्ब है हैज सीन, दैट आया इशू के लिए, क्योंकि इशू सिंगुलर है इसलिए दैट की वर्ब भी सिंगुलर है। कह रहा है ही शुड रादर कन्विंस हिज अलाइज ऑफ द क्राइसिस देयर गवर्नमेंट इज इन, अबैंडन द प्लान टू वीकन द जुडिशरी ऑल टुगेदर एंड फोकस ऑन द मोर प्रेसिंग चैलेंजेस इजराइल फेसेस। अब सलाह है लास्ट में इनके लिए। कह रहा है जी अपना दिमाग सही करो, ठिकाने पे आओ। आपको कन्विंस करना चाहिए, रादर इसके बजाय, ऊपर वाले मामले के बजाय, अपने अलाइज को, अपने दोस्तों को, पार्टी मेंबर्स को। और किसके लिए कन्विंस करना है? इस क्राइसिस के लिए जो भी चल रहा है, और वही क्राइसिस जिसमें उनकी सरकार फंसी हुई है, देयर गवर्नमेंट इज इन। तो सबसे पहले तो सबको जगाओ अपनी पार्टी वालों को कि कितना बड़ा क्राइसिस है ना। फिर अबेंडन कर दो, छोड़ दो इस प्लान को जो है वहाँ के जुडिशरी को कमज़ोर बनाने का, ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरीके से, है ना, पूरे तरीके से। और तीसरा काम ये करो कि आप फोकस करो, सारा कंसंट्रेशन डालो और ज़्यादा प्रेसिंग चैलेंजेस पे, ऐसी चुनौतियों पे जो प्रेस कर रही हैं, प्रेशराइज कर रही हैं, अर्जेंट है, जिनको इजराइल फेस करता है, जिनको इजराइल देख रहा है। ये काम इनको करना चाहिए। सबको समझाएं अपनी पार्टी में, राइट विंग वालों को, इस प्लान को पूरे तरीके से कैंसिल करें और उन चीज़ों पे फोकस करें जिन पे इनको करने की ज़रूरत है। चलिए, ही की वर्ब है शुड कन्विंस, गवर्नमेंट की वर्ब इज, यहाँ पे है ना क्राइसिस के लिए आया, क्राइसिस दैट देयर गवर्नमेंट इज इन, दैट यहाँ पे बीच में ओमिट किया हुआ है ना, लिखा नहीं हुआ। ही की दूसरी वर्ब है शुड अबैंडन, ही की तीसरी वर्ब है शुड फोकस। इजराइल फेसिस, यहाँ पे भी चैलेंज के लिए दैट लगा हुआ है, चैलेंजेस दैट इजराइल फेसिस। प्रेसिंग आप समझते हैं, जो आपको प्रेस करे, जो अर्जेंट हो, जो प्रेशराइज करने वाला हो। चलिए, सिंपल सा आर्टिकल था आज का। जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ। क्योंकि आर्टिकल सिंपल था इसलिए क्विज को थोड़ा अच्छा बना दिया। आपसे पूछा है जी, क्या प्राइमरी मोटिव है करंट इजरायली गवर्नमेंट के इस पुश का, इस दबाव का, जो है जुडिशियल ओवरऑल बिल्स का, इनको लाने का क्या ऑब्जेक्टिव है इनका? ये चाहते हैं कि पैलेस्टीन की जो है टेरिटरी को जस्टिफाई करें, वहाँ के ऑक्यूपेशन को, या ये चाहते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को ओवरसी या कंट्रोल करें, या फिर ये ज़्यादा पावर्स चाहते हैं वहाँ की जुडिशरी से भी ऊपर उनकी रूलिंग्स को भी ओवरराइड करने वाली। इन तीनों में से कौन आपका आंसर बनाओगे? या हो सकता है बी और सी आंसर हो, या हो सकता है ए और बी आपका आंसर हो। तो देख लो, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राइमरी जो मोटिव्स हैं, उनको आपको मार्क करना है इस क्वेश्चन में।
ठीक है। सेकंड देखो, जो वर्ड अनार्किस्ट यूज़ किया गया है वो किस सेक्शन को, वहाँ के सोशियो पॉलिटिकल समाज के सेक्शन को डिनोट करता है। अनार्किस्ट वर्ड को किस चीज़ के लिए, किन लोगों के लिए यूज़ किया गया है इस आर्टिकल में? फार लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, नेतन्याहू के कोलिशन के डिसेंटिंग मेंबर्स के लिए, ऐसे मेंबर्स जो इनसे खिलाफ हैं, है ना, कोलिशन में, या फिर उन प्रोटेस्टर्स के लिए जो अपोज कर रहे हैं इन प्रपोज्ड बिल्स को। वैसे तो आसान है दोनों क्वेश्चंस, जिसने आर्टिकल पूरे मन से पढ़ा है। फिर भी कोशिश करो, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाल दिए, वहाँ से मैच हो जाएगा हिंट्स के साथ। थर्ड में पूछा है जी, एक आदमी ऐसा जो डिसऑर्डर और अनार्की को ही अपने आसपास देखता हो या उसको पाने की कोशिश करता हो, ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे? तो ऑलरेडी इसके लिए एक वर्ड आपको करवा दिए गए हैं, इनफैक्ट 2 वर्ड्स हैं। चौथे में टेक्टोनिक वर्ड का सिनोनिम पूछा है आपसे, क्या सिनोनिम बनाओगे? नैरेटिव बनाओगे, ड्रामेटिक बनाओगे, या फिर ट्रिवियल बनाओगे? टेक्टोनिक है ना, टेक्टोनिक। चलिए, पांचवें में आपसे पूछा है व्हेन इट कम्स टू, इस फ्रेज को कैसे यूज किया जा सकता है एक सेंटेंस में। तो बनाने की कोशिश करनी है एक सेंटेंस सभी को। व्हेन इट कम्स टू का मतलब होता है जब बात हो, जब बात हो। पास्ट में व्हेन इट केम टू हो जाएगा, प्रेजेंट में व्हेन इट कम्स टू हो जाएगा। 6वें से 8वें में इस छोटे से सेंटेंस में मैंने 3 एरर्स डाल दिए हैं, बताऊंगा तो फिर देखते ही पकड़ में आ जाएंगी। मेरे ख्याल से छोटा सा सेंटेंस है, 10-12 वर्ड्स हैं, 3 एरर्स आपको ढूंढनी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दिए, फर्स्ट कमेंट में जाके चेक कर लो। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में लिख दिया करो, और साथ ही अपना स्कोर जरूर बताना, आउट ऑफ 8 आपको कितने मार्क्स मिले। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।